हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन बैच। तो ये हमारा आज का जो सेशन है 20th लेक्चर हमारा करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो दिवाली वीक था हमारा, वो दिवाली वीक के बाद, मतलब जब आपने दिवाली सेलिब्रेट करा तो दिवाली की छुट्टियों से हम वापस आए, उसके बाद के जितने करंट अफेयर्स हैं टिल 3rd ऑफ नवंबर तक के करंट अफेयर्स आज वाली क्लास जो है हमारी इसमें हम कवर अप करेंगे। तो दिवाली के अंदर सब ने देखा होगा कितनी रील्स वायरल हुई, एक बड़ी सी गन लेके उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके उस गन को हवा के अंदर फायर करा जा रहा है, ओपन फायर करा जा रहा है। तो ये रील्स भी आपने देखी होंगी। अब उसी के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो जो उसमें यूज हो रहा है वो बेटा क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। क्या यूज हो रहा है? कैल्शियम कार्बाइड। तो अब जरा देखते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड। मोर देन 60 पीपल, प्राइमरली चिल्ड्रन, वर हॉस्पिटलाइज्ड इन भोपाल फॉलोइंग सीवियर इंजरीज सस्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ मेकशिफ्ट कैल्शियम कार्बाइड गन्स। और कब यूज करा गया इनका? दिवाली सेलिब्रेशन के ड्यूरिंग इन कैल्शियम कार्बाइड की गन्स का यूज करा गया और उसकी वजह से काफ़ी जो बच्चे थे उनको सीवियर इंजरीज देखने को मिली और बच्चे हॉस्पिटलाइज करे गए। अब कैल्शियम कार्बाइड जो है वो है क्या? इट इज अ कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला CaC2। तो सबसे पहले तो आपने इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो आपने इसका दिमाग में रखना है, CaC2। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम हो गया। इट इज कॉमनली रेफर टू एज मसाला। जनरल लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं? हम मसाला बोलते हैं। ठीक है, किसे? कैल्शियम कार्बाइड को। इन फ्रूट मार्केट इट इज अ ग्रेइश ब्लैक लंप और क्रिस्टलाइन पाउडर विद अ गार्लिक लाइक। अब जरा ध्यान से सुने, आपने देखा होगा कि जैसे मार्केट से हम लेके आए बनाना, ठीक है, आपको हल्का सा ग्रीन, हल्का सा पेल येलो सा उसका कलर जो है वो आपको कलर उसका नजर आता है, हल्का सा ग्रीन, हल्का सा पेल येलो। अब बात ये है कि उसके अंदर एक मसाला यूज किया जाता है। वो जो मसाला है ना वो यही है कैल्शियम कार्बाइड। वो मसाला यूज करा जाता है फ्रूट मार्केट के अंदर फ्रूट्स को राइपेंड अप करने के लिए। अब जिस टाइम पे फ्रूट्स, मतलब एक तरह के जैसे रॉक सॉल्ट होता है ना, इस तरह से यूज करा जाता है उसे। मतलब जैसे आपके पास पूरा बंच ऑफ बनाना है, ठीक है, पूरा बंच है आपके पास बनाना का, आपने वो पकाने हैं, राइप करना है आपने उनको, तो उसके अंदर वो रॉक सॉल्ट जैसा जो कैल्शियम कार्बाइड वो वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेइश पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से गैस लिबरेट होती है इथाइलिन, और उस इथाइलिन गैस से जो फ्रूट्स हैं वो राइप हो जाते हैं। तो फ्रूट्स जो हैं, इन फ्रूट्स को राइप करने में जो गैस यूज होती है वो कौन सी है? इथाइलिन, राइट। अच्छा, अब ये जो मसाला पाउडर है इसका कलर आपने याद रखना है, ग्रेइश ब्लैक लंप और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ लाइम एंड अ कार्बन मिक्सचर टू 2000 to 2100 डिग्री इन एन इलेक्ट्रिक एयर फर्नेस। तो कहने का मतलब है इतनी चीजें आपने दिमाग में नहीं रखनी है, आपने दो बातें रखनी है। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक तरह का मसाला है जो फ्रूट राइपनिंग के काम भी आता है और वहाँ से लिबरेट होती है इथाइलिन गैस जो फ्रूट्स को राइप करने का काम करती है। दूसरा जो कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड की गन्स बहुत से बच्चों ने यूज़ करी ड्यूरिंग दिवाली सीजन और उसकी वजह से काफ़ी बच्चों को इंजरी हुई और बच्चे जो थे वो हॉस्पिटलाइज करे गए। तो आपने कैल्शियम कार्बाइड का जो न्यूज़ है उसका दिमाग में बात जो रखनी है वो ये कि केमिकल नेम क्या है। ऑलरेडी केमिकल नेम मैंने आपको बता दिया, इथाइलिन गैस का काम जो है वो फंक्शन क्या है उसका वो हमने कर लिया। जो कॉमन नेम है वो हो गया इसका मसाला। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ गया यूनाइटेड नेशंस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस डे अक्टूबर 24, 2025 को सेलिब्रेशन करा गया यूनाइटेड नेशन डे का और 80th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के एस्टैब्लिशमेंट का 80th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करी गई। अब ये किस चीज़ की याद में यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है? UN चार्टर इन 1945। इस दिन UN चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर जो था ये फोर्स में आया था। अब जरा बात करते हैं कि इसका टारगेट क्या है? रीअफर्म करना ग्लोबल कमिटमेंट टू पीस, ह्यूमन राइट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ह्यूमन राइट की बात करता है, ग्लोबल पीस की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। कौन? यूनाइटेड नेशन यूएन चार्टर जो है उसके अंदर ये सारी बातें दे रखी हैं। अब जरा इसका लोगो ध्यान से देखें तो यूनाइटेड नेशन का ये लोगो हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ उसका पूरे का पूरा थीम लिखा हुआ है पीस, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। दिमाग में रखना है ये हो गया इसका थीम, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसे स्टैब्लिश क्यों करा गया? ताकि पीस को ध्यान में रखा जाए, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। करंटली इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट हैं और ये एक मोस्ट इंक्लूसिव ग्लोबल बॉडी है। कौन? किसकी बात हो रही है? यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। तो 193 मेंबर्स, ये दिमाग में रखनी है बात। और दूसरा क्या क्या मेंटेन करेगा? पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन 4 चीजों को आपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, अब जरा हम बात करें एम की। एम क्या है इसका? एम मेंटेन करना इंटरनेशनल लेवल पे पीस को और सिक्योरिटी को, ठीक। उसके बाद फोस्टर अप करना इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को वाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको टारगेट करके अपहोल्ड करना ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल लॉ को। ये सारे के सारे एम में आ जाएगा किसके? यूनाइटेड नेशन के। अब जरा हम इसकी फंडिंग की बात करें, 72% ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द मेंबर स्टेट कंट्रीब्यूशन। जो भी इसकी मेंबर स्टेट कंट्रीज होंगी वहां से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितना? टोटल रेवेन्यू का 72% जो है वो वहीं से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब इसमें यूएस, चाइना, जापान ये हैं टॉप फंडर्स। इंडिया ऑन अदर हैंड कंट्रीब्यूटेड 0.2088% of the total United Nation funding in 2024 to 25। तो अभी जो इंडिया की फंडिंग है वो कितनी? 0.2088%। किसकी फंडिंग है ये? इंडिया की फंडिंग है, राइट। पूरी जितनी बात हमने करी है, टोटल जो रेवेन्यू है उसका 72% 3 टॉप फंडर्स से आ रहा है। वो 3 टॉप फंडर्स कौन कौन हो गए? यूएस, चाइना और थर्ड बात किसकी करी हमने? जापान की। नेक्स्ट आ जाओ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाओ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमें पता ही है, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए के अंदर। नोबेल, अब जो ये ऑलरेडी हमने बात करी हुई है इसकी। रिसेंट मेंबर साउथ सुडान, 2011 के अंदर ये मेंबर बना था और ये बना 193rd मेंबर। कौन? साउथ सुडान की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड न्यूज आ गई। तो अभी थर्ड न्यूज करने से पहले जो फर्स्ट न्यूज थी बेटा, फर्स्ट न्यूज में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा? जो सबसे पहली न्यूज थी उसमें हम लोगों ने फर्स्ट न्यूज के अंदर बात करी किसकी? कैल्शियम कार्बाइड की। और हमने क्या बोला? इसका कॉमन नेम क्या है? मसाला। फॉर्मूला क्या हो गया? CaC2। और हमने क्या बात करी? जो फ्रूट्स हैं इनको अगर आपने राइपमेंट अप करना है तो इसको राइप करने के लिए यूज करा जाता है इसका, और लिबरेट होती है गैस, इथाइलिन गैस, जो हेल्प करेगी फ्रूट राइपनिंग के अंदर, ठीक। न्यूज में क्यों है? क्योंकि दिवाली जो सीजन था उसके दौरान बहुत सारे बच्चों ने यूज़ करा इस मसाले को और कैल्शियम कार्बाइड की गन्स का यूज़ करा, जिसकी वजह से काफ़ी इंजरीज हुई बच्चों को। कुछ बच्चे जल गए, बहुत सी इंजरी हुई, बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए। और अब कोर्ट जो है वो इसको लेकर पूरे अपने अच्छे, ऐसा मतलब रूल बना रहा है कोर्ट कि अगर कोई भी कैल्शियम कार्बाइड गन का यूज़ करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, जो सेकंड न्यूज़ हमने पढ़ी है वो क्या? यूनाइटेड नेशन डे, यूएन डे, हमने ये सेलिब्रेशन की बात करी। और यूनाइटेड नेशन चार्टर जो था वो एविडेंस में आया था, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद इसका काम क्या है? पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको ग्रोथ देना, उसको फोस्टर अप करना, ये इनका काम है। नेक्स्ट हमारी थर्ड न्यूज़ आ गई
जी, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये है स्कीम। तो स्कीम आपने ध्यान से देखनी है स्कीम। इस क्लास के बाद हम एक महा मैराथन सेशन लेके आएंगे, 6 to 7 आवर्स के अराउंड होगा, लास्ट सेशन रहेगा वो हमारा। उसमें पूरे का पूरा 2025 का जो भी 2025 है उसकी पूरी की पूरी जितनी भी उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं हम वो कवर करेंगे। कौन कौन से इंडेक्स आए हैं हम वो कवर करेंगे। साइंस एंड टेक में क्या अपडेशन हुआ है हम वो देखेंगे। मिनिस्ट्री जो है कितना फंड एलोकेट करा गया है किस सेक्टर के लिए हम वो बात करेंगे। कौन सी न्यू स्कीम्स जो हैं जो गवर्नमेंट लेकर आया है वो देखेंगे। किन किन सेक्टर के अंदर अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं वो देखेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं हमारे वो देखेंगे। तो उसमें पूरा एक सेक्शन रहेगा आपका, 6 to 7 आवर्स की क्लास होगी मैक्स टू मैक्स। और इस क्लास के अंदर पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर जो है वो आपको बताया जाएगा। तो लास्ट क्लास रहेगी वो हमारी महामैराथन की, ठीक है, जो इससे नेक्स्ट क्लास होएगी। जी, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग recently released the application form for the national means cum merit scholarship scheme for various state। तो ये क्या है, एक स्कीम है, क्या है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम वेरियस स्टेट के लिए। अब जरा हम इसमें देख लेते हैं कि प्रोविजंस क्या क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव की बात करें, अवार्ड करा जाएगा स्कॉलरशिप टू जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरिट लिस्ट में रहने वाले स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टू अरेस्ट देयर ड्रॉप आउट एट क्लास 8 एंड एनकरेज देम टू कंटिन्यू द स्टडी एट द सेकेंडरी स्टेज। उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है जो बच्चे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रही हैं और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लायक बच्चे हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो होनहार बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स इसमें कवर करे जाएंगे। और उनको इनकरेज करा जाएगा कि वो कंटिन्यू करें अपनी स्टडी को सेकेंडरी स्टेज पे, मींस 8th क्लास के आगे। NMSS एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होगा, NSP, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा स्कॉलरशिप स्कीम जो कि स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। बेनिफिट इसमें कितने स्टूडेंट्स को होने जा रहा है, 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप are awarded by the Ministry of Education to selected student every year for study in classes from 9th to +2 in recognized गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। सबसे पहले जो क्लास यहाँ पे कवर करी जाएगी वो क्लास 9th to 12th तक के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो बच्चे सेकेंडरी स्टेज पे, मींस 8th क्लास तक तो हो गई उनकी स्टडी, और ऐसे बच्चे जो होनहार हैं 8th क्लास तक स्टडी कर चुके हैं किन किन स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, या ऐसे स्कूल जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट एड कर रही है, या फिर जो भी लोकल बॉडी के अंदर स्कूल कवर हो रहे हैं वो इसमें कवर करे जाएंगे। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होएगी यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री देख लिया हमने, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इन्वॉल्व होगी यहाँ पे। कोटा ऑफ स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग कोटा रहेगा स्कॉलरशिप का, यूटीज के लिए अलग, स्टेट्स के लिए अलग कोटा। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज रुपीज। अब देख लो, अगर इतना पैसा मिल रहा है तो कहने का मतलब है नो डाउट यार, इतने पैसे में अगर बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना हो तो पढ़ ही लेगा ना। तो जो अमाउंट दिया जाएगा वो है 12,000 का पर एनम, ₹1000 पर मंथ पर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है 12 महीने हो गए, हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा ताकि वो बच्चे अपनी स्कूलिंग जो है 9 से लेके +2 तक उसमें अपनी फ़ी ये वो सब चीज़ें उसमें कवर कर लें। पर मंथ 1000 रुपीज़ इनको दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। कौन सी स्टेज के लिए है, सेकेंडरी स्टेज के लिए। जो सेकेंडरी स्टेज कंसिडर करी गई इस स्कीम के अंडर वो हो गया 9 से लेके +2 तक की क्लास सेकेंडरी स्टेज में कंसिडर करी जाएगी, राइट। और टोटल कितना पैसा मिलेगा, 12,000 रुपये पर मंथ। कितना मिलेगा,
1000 रुपीज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज ₹12,000 per month per annum, ₹1000 per month per student. These scholarship are disbursed directly into the bank accounts of selected students by electronic transfer. ई ट्रांसफर करा जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अगर करा जा रहा है तो कहने का मतलब डायरेक्ट जो स्टूडेंट सेलेक्ट करे गए हैं उनके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ये पैसा जाएगा। तो पर मंथ 1000 रुपीज, पूरे साल का 12,000, 9 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स को, किन बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं वो। और ये जो स्टेट का फंड है, जो स्टेट के लिए इसमें सीट्स रखी जाएंगी रिजर्व करके, वो अलग होंगी। यूटी के लिए स्कॉलरशिप कोटा जो है वो अलग रखा हुआ रिजर्व करके, स्टेट्स के लिए ये कोटा डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्टेट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, लेटेस्ट न्यूज है, उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक का लेटेस्ट न्यूज जो है। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक हैज बीन अवार्डेड फॉर द ईयर 2025 के अंदर ये अवार्ड कर दिया गया। सिर्फ ये एक स्लाइड है, इसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब इंस्टीट्यूट इसे किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स। अब होम का मतलब क्या है? घर, है ना। ऊपर देखो कौन सा है, कौन सा जो अवार्ड है? केंद्रीय गृह मंत्री, नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, गृह मंत्री। गृह का मतलब क्या होता है? घर। तो कौन सी मिनिस्ट्री देगी? होम मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो अब अवार्ड एम टू एनकरेज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड बूस्ट द मोरल ऑफ द ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल अक्रॉस द कंट्री। अभी कहते हैं ये जो अवार्ड है वो दिया क्यों जा रहा है? ये जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे पुलिस फोर्स के अंदर हो गए, सीबीआई, सीआईए, सीआईडी, ये वो ऑफिशियल्स की बात कर रही है, उनको उनका जो मोरल है उसको बूस्ट अप करने के लिए ये दिया जा रहा है। अब इट इज गिवन टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंट वर्क। जिन पुलिस ऑफिसर्स का या जिन भी ऑफिसर्स का एक्सीलेंट वर्क, जिन्होंने प्रमोट करा हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और बूस्ट करा मोरल ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल ऑफिसर्स इन द फॉलोइंग 4 फील्ड्स। स्पेशल ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से 4 फील्ड्स? इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंसी, फोरेंसिक साइंस। तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंटेलिजेंस ब्रांच हो गया, फोरेंसिक साइंस ब्रांच हो गई, इनके अंदर ये अवार्ड करा जाएगा। कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं? गृह मंत्री। जो गृह मंत्री, कौन सा वाला अवार्ड है हमारा? गृह मंत्री दक्षता पदक, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें। इट वॉज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द 4 प्रीवियसली एग्जिस्टिंग MHA अवार्ड्स। जो इससे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे 4 अवार्ड, उनकी हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से? द स्पेशल ऑपरेशन मेडल, सेपरेशन ऑपरेशन मेडल, आफ्टर दैट द मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, द एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस एफिशिएंसी मेडल। यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड करेगा जिन लोगों की भी, जो भी हाई ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, मतलब उनका जो मोरल है उसको बूस्टअप करने के लिए, उनका जो स्टैंडर्ड है, जिस तरह से उन्होंने प्रमोट करा फोरेंसिक साइंस को या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, या फिर जिस तरह से वो किसी भी केस को सॉर्ट आउट कर रही हैं, इन सारे की सारी डिग्रीज का यूज करके उन लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा। कौन सा अवार्ड? ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, गृह मंत्री दक्षता अवार्ड। तो दक्षता अवार्ड, गृह मंत्री से बन गया होम, तो होम से आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डन। अब बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से डिसाइड करा जाएगा इसके अंदर? इट इज कन्फर्ड ऑन मेंबर्स ऑफ द पुलिस फोर्स। मैंने ऑलरेडी आपको बोला पुलिस फोर्स होएगा, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, इंटेलिजेंस विंग आ जाएगा, जिस तरह से सीबीआई, सीआईए, सीआईडी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ब्रांच, स्पेशल ब्रांच ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हो सकता है फोरेंसिक साइंस, हो सकती है थ्रू आउट द इंडियन यूनियन। दिस मेडल इज अनाउंस्ड ऑन 31st of October every year on the occasion of the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते थे? आयरन
मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला गया इनको? आयरन मैन ऑफ इंडिया। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब आयरन मैन ऑफ इंडिया जो हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर को, और इसी दिन को चूज करा गया कि ये मेडल जो हैं वो अनाउंस करे गए इसी दिन के लिए, कि इसी दिन ये मेडल दिए जाएंगे। तो गृह मंत्री दक्षता अवार्ड जो है वो अनाउंस करा गया, और कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगी। किनको देगी? जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो, जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो, सीबीआई है, सीआईए है, सीआईडी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, ये सारी विंग्स जो हैं इनके अंदर हाई ऑफिशियल्स को या ऐसे ऑफिशियल्स को जिन्होंने प्रमोट करा है सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी को किस तरह से हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, जिन्होंने मतलब अपने कैलिबर को यूज करा है, उन लोगों को दिया जाएगा ये अवार्ड। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अब वो किस चीज के कंटेक्स्ट में बेटा? वो है ग्लोबल वायरस नेटवर्क। अभी इससे पहले जो हमने लास्ट पढ़ा है वो कौन सी वाली न्यूज पढ़ी है हमने? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, हमने इसकी बात करी, ठीक है। तो गृह मंत्री, मैंने कैसे याद करवाया आपको? गृह मंत्री, तो गृह मंत्री का मतलब क्या हो गया? गृह मतलब होम, है ना? गृह मतलब घर, घर मतलब होम, ठीक। अच्छा, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पे, जीवीएन। जीवीएन का मीनिंग क्या हो गया? ग्लोबल वायरस नेटवर्क, ग्लोबल वायरस नेटवर्क, जीवीएन। अब जीवीएन से रिलेटेड नेम से पता चल रहा है ग्लोबल मतलब ग्लोबली पूरे वर्ल्ड लेवल पे देख रहा है, और आगे क्या देख रहा है? वायरस नेटवर्क। इससे रिलेटेड न्यूज है अब हमारी। तो क्या है? एक वॉलंटरी consortium of virology laboratories and affiliated scientists that seek to prevent and control global viral threat। ग्लोबल लेवल पे वायरल थ्रेट की बात हो रही है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन 25 कंट्रीज और इंक्लूड कर रहा है एक्सपर्ट्स in every class of virus causing disease in human। No single institution in the world has expertise in all viral area। तो कहने का मतलब है अभी तक पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसा सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं है जिस सिंगल इंस्टीट्यूट ने के पास एक्सपर्टीज हो किसकी? सारे के सारे वायरल एरियाज की। क्यों? पता ही नहीं है कौन से टाइम पे कौन सा वायरल डिजीज किस टाइम पे एविडेंस में आ जाएगा। आप कभी मेडिकल लाइन में मतलब अगर आपकी फैमिली में से कोई हो ना, तो आप ये देखें कि एक दिन के अंदर हमें कम से कम 10 नए वायरस मिल रहे हैं एक दिन के अंदर। जो हमारा जो हॉस्पिटल है जहाँ पे रिसर्च होती है, जैसे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में जैसे पीजीआई हो गया, जैसे रिसर्च हो रही है, कम से कम 10 वायरस नए। अब उसमें से 10 में से 8 ऐसे कि जो जनरली हाँ कि इनसे बॉडी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, 2 ऐसे कि यस ये डेडली वायरस हो सकते हैं। अच्छा, अब ग्लोबल वायरस नेटवर्क जो है इसका बेटा जो न्यूज़ है ना, अब इसमें मेरे को जो न्यूज़ पढ़ के लगा कि यहाँ से अगर हम एमसीक्यूज करेंगे ना तो इस टॉपिक को हम ज़्यादा बेटर तरीके से कर लेंगे एज कम्पेयर टू उसके डिटेल स्टडी करने से। तो ग्लोबल वायरस नेटवर्क जो है वो एस्टैब्लिश हुआ क्या करने के लिए? प्रमोट करना ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब ही नहीं बनता। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात हो रही है? जी नहीं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ग्लोबल रिस्पॉन्स टू वायरल थ्रेट एंड एडवांस वायरोलॉजी रिसर्च, ये हो सकता है आंसर। मॉनिटर ग्लोबल स्टॉक मार्केट। ग्लोबल स्टॉक मार्केट नहीं लगता। रेगुलेट करना वैक्सीन प्राइसेस को ना, नहीं लग रहा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया ग्लोबल वायरस नेटवर्क का। नेक्स्ट आ गया, ग्लोबल वायरस नेटवर्क वाज फाउंडेड इन विच ईयर? किस साल के अंदर ग्लोबल वायरस नेटवर्क जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई? 1987 में, 1990 में, 2011 में या 2005 के अंदर? किसकी? जीवीएन नेटवर्क की, ग्लोबल वायरस नेटवर्क की। तो आंसर ऑप्शन सी मतलब 2011। अब ये देखो आप इसको दिमाग में कैसे रख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल वायरस। ये वायरस लिखा हुआ है ना बेटा, तो अगर वायरस लिखा हुआ है और इस वायरस को मैं देखूं अगर अपनी नजरों में, तो एक 1 ये आ गया, एक 1 ये आ गया, हो गया ना। तो 1 का मतलब क्या हो गया? आगे 20 लग गया, 2011 की बात हो गई। वायरस में 2 स्टैंड हैं, ये V के 2 स्टैंड हैं, तो 1 और 1 आगे हमने 20 लगा दिया, तो 2011 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई। नेक्स्ट आ गया
which renowned virologist was one of the co-founder of the global virus network? क्या उनका नाम रॉबर्ट गैलो था, या फिर जॉन साग था, या फिर एडवर्ड जेनर था, या फिर मॉन्टेग्नियर्स था? तो ऑप्शन हमारे पास है 4. विच रिनाउंड वायरोलॉजिस्ट वॉज वन ऑफ द को फाउंडर हो, जो को फाउंडर है किसका, GVN का. अब ये देखो को फाउंडर किसका, ग्लोबल वायरस नेटवर्क का. अब देखो जब भी हमने नेटवर्क बनाना है लोगों के साथ, जब भी नेटवर्क करेंगे, मतलब लोगों के साथ नेटवर्किंग करने का मतलब है कम्युनिकेशन. हम अपना एक होता है ना PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम क्या होगा, उनका काम होगा जो भी पब्लिक आई है उनके साथ बात करना, उनको डील करना, किस तरह से क्या चीज़ें उनको लग रहा है कि ये कम है ये ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें देखना. तो अब नेटवर्किंग आपकी तभी हो सकती है जब आप लोगों के साथ मतलब अगर मैं पंजाबी में बोलूँ ना कि लोगों के साथ बात करनी है, तो इसे हम पंजाबी में क्या बोलेंगे, लोगों ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ मतलब किसी के साथ ਬਤਿਆਣਾ मतलब बातें करना. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ. अब पंजाबी हो गया, ठीक है. तो क्या बोला, लोगों के साथ गल्ला करके, गल्ला मतलब गल्लो. तो नेम क्या हो गया इनका, रॉबर्ट गैलो, ऑप्शन ए. नेक्स्ट आ गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्लोबल वायरस नेटवर्क लोकेटेड? ग्लोबल वायरस नेटवर्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन है हमारे पास 4. न्यूयॉर्क USA के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, बाल्टीमोर मैरीलैंड USA के अंदर, या फिर पेरिस फ्रांस के अंदर. कहाँ पे है हेडक्वार्टर ग्लोबल वायरस नेटवर्क का? तो आंसर ऑप्शन सी. अब ये देखो ग्लोबल वायरस नेटवर्क, अगर बॉडी के अंदर वायरस एंटर हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे. क्या हो जाएगा, मर जाएंगे. तो मर से क्या बन गया, मैरीलैंड बन गया. तो अब क्या क्या बातें पढ़ ली, सबसे पहले GVN नेटवर्क की स्टैब्लिशमेंट, हमने ये क्या बोला 20, ये V लगा हुआ तो 1 लग गया, 2011, ये हो गई सबसे पहली बात. दूसरा, अगर GVN ग्लोबल वायरस नेटवर्क, अगर आपने नेटवर्किंग अपनी बढ़ानी है तो लोगों के साथ क्या करनी पड़ेगी, गल्ला से क्या बन गया, गल्लो बन गया. नेक्स्ट आ गया थर्ड हमारे पास, ग्लोबल वायरस नेटवर्क. अगर वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. मरने से क्या हो गया, मैरीलैंड USA के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है. आई थिंक सारी बातें आपको बेटा क्लियर होगी होंगी, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. GVN मेनली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लोबल वायरस नेटवर्क जो है वो फोकस कर रहा है किसके ऊपर, सिर्फ कोविड-19 रिलेटेड रिसर्च के साथ क्या ये इसके ऊपर फोकस कर रहा है, या फिर ऑल वायरल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन एंड एनिमल्स? मीन्स हर वो वायरल डिजीज जो ह्यूमन को और एनिमल को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, क्या ये उन सबको कवर कर रहा है? नेक्स्ट आ गया बैक्टीरियल डिजीज सर्वेलेंस, या फिर ये इनको देख रहा है. नेक्स्ट आ गया क्लाइमेट चेंज स्टडीज, या फिर इनको देख रहा है. तो आंसर, जितने भी वायरल डिजीज हैं जो अफेक्ट कर रही हैं ह्यूमन और एनिमल्स को, इन सब के ऊपर अपना फोकस बना के बैठा हुआ है ये नेटवर्क, जिसका नाम क्या है, GVN ग्लोबल वायरस नेटवर्क. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट आ गया, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया. नेक्स्ट आ जाओ. द ग्लोबल वायरस नेटवर्क वर्क्स क्लोजली विद ऑर्गेनाइजेशन सच एज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही क्लोजली अपना जो काम है उसको कंप्लीट कर रहा है, WHO एंड CDC के साथ, या फिर नासा के साथ, WTO और IMF के साथ, फीफा और IOC के साथ? तो आपको पता चल ही रहा है वायरस नेटवर्क, तो कहने का मतलब है हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है. तो हेल्थ से रिलेटेड चीज क्या हो रही है, WHO, तो श्योर हो रहा है हमें कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर. तो आंसर बिल्कुल हमारा राइट, ऑप्शन ए. नेक्स्ट न्यूज आ गई अब हमारी, बॉर्डिटेला हॉर्नसी. अब ये क्या है, बॉर्डिटेला हॉर्नसी, अब ये है क्या? सबसे पहले तो न्यूज जो है, न्यूज का आर्टिकल ये है हमारे पास. A team at the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, means PGI, MER, Chandigarh, has reported a significant rise in infections caused by a lesser known bacterium, Bordetella hornsey, that mimics
वूपिंग कफ इन नॉर्थ इंडिया। अब इसको लेकर ये न्यूज है, ठीक है। अब यहां से हमें पहले तो ये देखनी है, वूपिंग कफ भी हमें देखना पड़ेगा, बॉडीटेला हॉर्मसी आखिर ये बला है क्या, अब हमें ये देखनी है। तो हम चलते हैं डेप्थ में। बॉडीटेला हॉर्मसी जो है वो एक बैक्टीरियम रिसेंटली जो कि रिकग्नाइज हुआ, कब हुआ था रिकग्नाइज फर्स्ट टाइम 1995 के अंदर। अब ये है क्या, ये है एक तरह का बैक्टीरिया, ओके ठीक है। और कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस बैक्टीरिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 और ये 2, कैसा है, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि कॉज करता है पर्ट्यूसिस लाइक सिम्टम्स इन ह्यूमन एज वेल एज इन्वेजिव इन्फेक्शंस। अब ना ह्यूमन के अंदर डिजीज होती है बेटा, उसके लिए इंजेक्शन लगता है डीपीटी का इंजेक्शन, डीपीटी। डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, पी स्टैंड्स फॉर पर्ट्यूसिस, टी स्टैंड्स फॉर टेटनस। तीनों की तीनों डिजीज के लिए एक इंजेक्शन वैक्सीनेशन होती है, इसकी छोटे बच्चों को होती है। उस वैक्सीनेशन का नाम क्या है, डीपीटी। क्या नेम है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टी स्टैंड फॉर टेटनस, राइट। अच्छा, इट कैन कॉज एंडोकार्डिटिस, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, सेलुलिटिस, सपोर्टिव आर्थराइटिस एंड लियोनिफेराइटिस। अब ये सारी डिजीज के नेम है कि भाई इनके साथ ये कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है। तो नाम क्या हो गया, बॉडीटेला। देखो कैसे लर्न करेंगे, बॉडी बॉडी। अब देखो कोई बेचारा गांव वाला बच्चा है ना, वो बॉडी को क्या पढ़ेगा, बॉडी। उसको लगेगा कि बॉडी, जो ये लोग बोलते हैं ना बॉडी, ये बॉडी है, ये डेड बॉडी है, उसको लग रहा है कि बॉडी मतलब बॉडी। अब बॉडी अपने आप आपको टेल करेगी, मतलब बताएगी, क्या बताएगी कि मेरे अंदर क्या एंटर हो गया है, बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया अंदर बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो इट मींस बंदे को क्या हो गई है, डिजीज, बीमारी हो गई है। तो बॉडीटेला क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया जो है ये क्या है, अब बैक्टीरियल डिजीज हो गई अब ये बॉडीटेला से। तो बैक्टीरियल डिजीज और मिमिक कर रही है किस तरह से, वूपिंग कफ की तरह। वूपिंग कफ का मतलब आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे उनको कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, बड़ी ज़्यादा ऐसी साउंड आ रही है कि पूरे का पूरा, मतलब सामने वाले को, सुनने वाले को भी यूं लग रहा है कि अंदर इसका जो लंग्स वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बहुत जोर से कफ होती है उसमें और ड्राई कफ रहती है। और जो हमारा लंग्स है, लंग्स से प्रेशर पूरा क्रिएट होता है और सामने वाले को सुनने को भी पता चलता है कि बहुत जोर से खांस रहा है। और इस तरह से होगा अगर एक घर में वो बंदा है ना वूपिंग कफ वाला, अगर वो एक घर के अंदर खांस रहा है तो 4 घर बाद भी पता चलेगा कि इनके घर में कोई खांस रहा है। इस तरह से कफ होती है ये वूपिंग कफ। अब वूपिंग कफ का ही नेम क्या है, पर्ट्यूसिस। और इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन इसके लिए जो वैक्सीन इसको दी जाएगी पेशेंट को, वो वैक्सीन कौन सी होएगी, किस चीज का इंजेक्शन, डीपीटी। 3 डिजीज बताई डीपीटी से, डी स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, पी पर्ट्यूसिस, टी टेटनस, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये कंटेजियस इन्फेक्शन है, कंटेजियस इन्फेक्शन है, कहने का मतलब है कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। विच इम्पैक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो आपको पूछा जा सकता है। और मैंने क्या बोला, लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा, तो लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका पार्ट है। एंड इज कॉज्ड बाय बॉडीटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया। तो किस बैक्टीरिया से हो रही है, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस का बेटा जहां पे पर्ट्यूसिस वर्ड लग गया ना, इट मीन्स बात ही किसकी हो रही है, वूपिंग कफ की बात हो रही है, जहां पे वर्ड पर्ट्यूसिस लग गया, ठीक है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वूपिंग साउंड विच द पेशेंट एक्सपीरियंस वाइल कफिंग। बहुत जोर से वूप करता है वो पेशेंट, वहीं से इसको नाम मिल गया। सीवियर इन्फेंट्स एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन मे लेड टू निमोनिया एंड इवन डेथ। अगर सीवियर ही हो जाए ये वूपिंग कफ
तो इससे न्यूमोनिया भी हो सकता है और तो और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब ट्रीटमेंट में क्या दिया जा रहा है? डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस, जिसे हम डिटैप भी बोल देते हैं, या फिर कौन सी वैक्सीन ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, डीपीटी। डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, टी स्टैंड्स फॉर पर्ट्यूसिस, टी स्टैंड्स फॉर टेटनस। राइट, आ गया समझ आपको। नेक्स्ट आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? बॉडीटेला होमिसी इज प्राइमरली नोन टू कॉज। क्या बीमारी कॉज कर सकता है ये बैक्टीरिया? क्या इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है? ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी होता है, या फिर पर्ट्यूसिस लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस एंड बैक्टीरियमिया ये होता है, या फिर कॉलरा डिजीज होती है, या फिर टेटनस डिजीज होती है। तो आंसर पर्ट्यूसिस, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सी एंटीबायोटिक होगी जो कॉमनली यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉडीटेला होमिसी इन्फेक्शन? इन इन्फेक्शन के अंदर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें किस एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा होता है? पेनिसिलिन जी का, या फिर एजिथ्रोमाइसिन और अदर मैक्रोलाइड्स का, या एम्फोटेरिसिन इसका यूज होता है, या फिर फ्लूकनाजोल इसका होता है? तो आंसर एजिथ्रोमाइसिन। ये तो आपने नेम वैसे ही बड़ा सुना होगा, मतलब आजकल ना लोग खुद ही डॉक्टर बने फिर रहे हैं, लोगों को नहीं कहीं पे भी ये चीज़ मैटर कर रही है कि भाई डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन खानी है। जिनको पता है कि इन्फेक्शन हो गया, चलो भाई एजिथ्रो ले लो, एजिथ्रो ले लो, या फिर पीसीएम ले लो, पैरासीटामोल ले लो, ठीक है। और कुछ डोलो लेते हुए भी चलते हैं। तो भाई अपने एंड पे मेडिसिन कभी नहीं खानी होती। हमारी बॉडी के अंदर लिवर, किडनी, इनके ऊपर इम्पैक्ट आने के 110% चांसेस होते हैं जब आप मेडिसिन अपनी मर्जी से लेते जाते हैं। बात समझ आई? चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट न्यूज है हमारी मीटियोर मिसाइल। कौन सी मिसाइल? नाम क्लियर हो रहा है, मीटियोर मिसाइल। जरा देखो तो कितनी सुंदर लग रही है, इसकी पिक देखो जरा, है ना? तो देखो उसके ऊपर लिखा हुआ मीटियोर मिसाइल। चलो अब देखते हैं मीटियोर मिसाइल। अब ये है न्यूज आर्टिकल हमारा। आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर और पढ़ाया भी था मैंने। इंडिया इज सेट टू फर्दर एनहांस इट्स एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज थ्रू द planned acquisition of a substantial number of Meteor air-to-air missile। तो हमें इस न्यूज आर्टिकल से सिर्फ एक ही बात पता चल रही है कि जो मीटियोर मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी मिसाइल? मीटियोर मिसाइल। अब नाम से क्लियर हो रहा है मीटियोर। अब कैसे? मीटियोर आपको पता ही है, जिस टाइम पे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मीटियोर की बात हो रही है। मीटियोर मतलब कहाँ की बात हो रही है भाई? आसमान के अंदर ही है ना ये सारी चीजें। आसमान मतलब बादल, बादलों से भी ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर आपको देखने को मिलते। तो एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? गैसेस से, है ना? गैसेस मतलब जो वहां पे एयर चल रही है, हवा चल रही है, उसके अंदर है वो सारे का सारा एनवायरनमेंट। तो इट मींस अगर मीटियोर एयर के अंदर ही बन रहे हैं तो मतलब एयर से एयर में ही, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मीटियोर मिसाइल। चलो अब जरा देखते हैं हम मीटियोर मिसाइल की। देखो अच्छे से पहले पिक देख लो मीटियोर मिसाइल की। अब हम इसके करते हैं जो एडवांस फीचर हैं वो पढ़ते हैं। तो फीचर्स क्या हैं? एडवांस रडार गाइडेड है। सबसे पहले रडार गाइड करेगा इसको, क्योंकि भाई कोई तो चाहिए इसको। अगर एयर से एयर में इसने अपना वो जो अटैक है वो करना है एयर से एयर में, तो इट मींस अगर एयर से एयर में अटैक करना है तो इसे कोई गाइड करने वाला भी तो चाहिए ना। तो ये रडार गाइडेड मिसाइल होगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, तो ये नेम आपने याद रखना है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। मीटियोर हैज बीन डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन पार्टनर्स ने इसे मिलकर बनाया है। और यूरोपियन पार्टनर्स कौन कौन से? टू मीट द नीड ऑफ 6 यूरोपियन नेशन, द यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन एंड स्वीडन। राइट? अच्छा अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चंस किसके? मीटियोर मिसाइल के। मीटियोर मिसाइल इज एन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो हमने बात करी इसकी।
बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यस, तो इट मींस आंसर तो ये हो गया, तो इससे तो देखने की जरूरत ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, द नो एस्केप जोन, नो एस्केप जोन मतलब जहां से कोई भाग नहीं सकता, नो एस्केप जोन ऑफ द मीटियोर मिसाइल रेफर्स टू, जो मीटियोर मिसाइल का नो एस्केप जोन है उसका मीनिंग क्या है, नो एस्केप जोन का मीनिंग क्या है, तो अब मीनिंग देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम विच द टारगेट कैन नॉट अवॉइड डिस्ट्रक्शन वंस द मिसाइल इज फायर्ड, लग नहीं रहा। द लॉन्च altitude above which the missile cannot be fired, the minimum number of missiles required to guarantee target kill, या फिर the geographic zone in which the missile is banned। तो क्या लग रहा है, no escape zone, तो देखें no escape zone ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मतलब the distance from which the target, जो टारगेट होगा, cannot avoid destruction once the missile is fired, तो उसके नाम से पता चल रहा है no escape zone। नेक्स्ट आ जाओ, the typical estimated speed of the meteor missile is around, मैं हूं टीचर, मेरा काम है आपको घुमाना, जहां पे आपको लग रहा होगा कि नहीं ये इसका आंसर हो सकता है, मेरा काम है वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट करना, बट उसका रीजन बेटा सिर्फ एक है, और वो रीजन जो है वो है क्या, तुक्के ना लगा क्या हुआ आप एग्जाम के अंदर, समझ गए, सिर्फ ये उसका रीजन है। चलो अब देखो, जो टिपिकल एस्टिमेट है मीटियोर मिसाइल की स्पीड का वो है मैक 1 to 2 या फिर मैक 4 और मोर, या फिर सबसोनिक, या फिर मैक 10, क्या लगता है, तो आंसर ऑप्शन बी मैक 4 और मैक 4 से ऊपर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी तजाकिस्तान को लेकर। अब ये तजाकिस्तान जो है न्यूज में वो है क्यों, तजाकिस्तान न्यूज में है अपने एयरबेस को लेकर, जिस एयरबेस का नाम है आईनी एयरबेस। कौन सा एयरबेस, आईनी एयरबेस। तो तजाकिस्तान की जो न्यूज है वो उसके एयरबेस को लेकर है। उस एयरबेस की हम बात करने जा रहे हैं जो कि इंडिया का किसी बाहर वाली कंट्री के अंदर, जो इंडिया ने अपना मतलब जिसे डेवलप इंडिया ने करा, समझ गए, तो कहने का मतलब है अब उसी के बारे में हमने, उस आईनी एयरबेस के बारे में हमने बात करनी है। इंडिया जो है अब वो आईनी एयरबेस से अपनी जितनी भी मिलिट्री फ्लैगशिप है वो सब को वहां से हटा रहा है, ठीक है। तो और रीजन क्या दिया गया है कि भाई जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट अब खत्म हो गया है, ये रीजन दिया जा रहा है। जबकि जो न्यूज के अंदर दिया जा रहा है वो ये कि चाइना का प्रेशर है तजाकिस्तान पे, रशिया का प्रेशर है, उस वजह से जो इंडिया की जो आर्मी थी उस आर्मी को वहां से हटाया जा रहा है कि भाई बस और कुछ नहीं करना, अब हमने वाइंड अप करो सब कुछ। तजाकिस्तान की लेटेस्ट न्यूज, इंडियन मिलिट्री हैज वाउंड अप इट्स प्रेजेंस एट अ स्ट्रेटेजिक आईनी एयरबेस, जो कि है कहां पे, तजाकिस्तान में, आफ्टर द लैप्स ऑफ अ बायलैटरल एग्रीमेंट। अब मैंने आपको बोला कि न्यूज़ के अंदर अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग बात दे रखी है, तो कुछ बातें क्या दे रखी हैं कि भाई तजाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, किसका, रशिया का और चाइना का, तो उस वजह से ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट था ये इस एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करा जा रहा है, और इसलिए यहाँ से इंडिया जो है वो वाइंड अप कर रहा है अपना पूरी की पूरी जो एयरबेस पे थी अपनी जो आर्मी थी उसको, अपनी मिलिट्री को वाइंड अप कर रहा है कि बस बस बहुत हो गया। तजाकिस्तान जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कहां पे है, हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में है। एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, आपको पता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इट इज बॉर्डर विद किर्गिस्तान नॉर्थ में, वेस्ट में उज्बेकिस्तान, मैं 4 डायरेक्शन बना लेती हूं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, राइट। तो अब
साउथ में बात कर रहे हैं हम अफगानिस्तान की। साउथ में अगर बात हो रही है अफगानिस्तान की तो इट मींस नॉर्थ में बात हो रही है किसकी? किर्गिस्तान की। ईस्ट में बात हो रही है चाइना की और वेस्ट में है जी इसके उज्बेकिस्तान। चलो जी, ये बन गई 4 डायरेक्शंस हमारे पास, राइट। अच्छा, तो ये इनसे इन पे क्या बना रहा है? बॉर्डर बना रहा है। कौन? तजाकिस्तान। तो नॉर्थ में किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान और इधर चाइना। समझ गए? अब देखो, अगर तो दिमाग में रह जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर दिमाग में नहीं रहता तो कैसे कर सकते हैं? 4 डायरेक्शन है ना बेटा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब देखो, अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट चल रही हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? वी। अब यू सी, अब यू सी एक दिन मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। यू सी तुम देखोगे, यू सी देखना, तुम देखना मैं एक दिन एग्जाम क्लियर करूंगा। यू सी, अनपढ़ों की तरह बोल रहे हैं हम। यू सी, वाई ओ यू यू एस डबल ई, यू सी। वी, हम होंगे कामयाब। यू सी, वी वी का मतलब क्या है? हम। यू सी मतलब तुम, यू मतलब तुम, सी मतलब देखना। यू सी, वी क्या? आगे कुछ भी हो सकता है। वी मतलब हम, जीतेंगे, रोएंगे, खाएंगे, सोएंगे, जागेंगे, कुछ भी लगा लो। समझ गए? तो डब्ल्यू की तरफ क्या आ गया? यू, इधर क्या आ गया? सी, मतलब चाइना। साउथ और नॉर्थ बचा, तो नॉर्थ और साउथ में नॉर्थ का के से किर्गिस्तान, ए से अफगानिस्तान। हो गया। वी विन, यू सी। समझ गए? वी विन लगा लो, यू सी, है ना। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इट इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन? तजाकिस्तान की बात हो रही है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज गवर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्न करता है यहां पे। एंड जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लॉ मेकिंग function. Legislative function is assigned to the bicameral parliament. Done? चलो, तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो बाइकैमरल मतलब 2 हाउस वाला, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो बाइकैमरल पार्लियामेंट जो है वो देखता है इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन। और अगर गवर्न करने की बात करें तो इसे गवर्न करता है कौन? प्रेसिडेंट। किस कंट्री की बात हो रही है बेटा? तजाकिस्तान की। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जो न्यूज हमारी चल रही है उस न्यूज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? विच कंट्री रिसेंटली wound up its military presence at the Aini Air Base? किस कंट्री ने वाइंड अप करने की कोशिश कर रही है अभी? इंडिया वाइंड अप कर रही है वहां से। नेक्स्ट आ जाओ। When did India reportedly withdraw its personnel and equipment from the Aini base? कब इंडिया ने रिपोर्टेडली विड्रॉ करा अपने पर्सोनल और इक्विपमेंट फ्रॉम आइनी बेस से? 2010, 2014, 2020 या 2022? तो आंसर हमारा ऑप्शन डी, 2022। नेक्स्ट आ जाओ, आइनी एयरबेस। अब ये जो आइनी एयरबेस है ये लोकेटेड है अप्रोक्सीमेटली हाउ फार फ्रॉम द तजाकिस्तान कैपिटल दुशान्बे। अब दुशान्बे कैपिटल हो गई, तो यहां से कितने किलोमीटर के आसपास है ये? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50, 100? तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आंसर ऑप्शन बी, अराउंड 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दुशान्बे। इसका लोकेशन है किसका? आइनी एयर बेस का। नेक्स्ट आ गया हमारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस एप्लीकेशन की बात हो रही है? ई विधान एप्लीकेशन। इससे पहले कि हम ई विधान एप्लीकेशन को करें, जितनी हमने आज अभी तक न्यूज पढ़ी है फटाफट से एक बार उसको जल्दी गो थ्रू कर लेते कि सारी की सारी लर्न
करने में आपको फिर इजी रहेगा ना। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या देखी यहां पे बात, बस मेरा काम है फटाफट से क्वेश्चन पुट करना, ठीक। तो आपने देनी है फटाफट से आंसर। तो हमने बात करी किसकी, जीवीएन की, ग्लोबल वायरस नेटवर्क, ठीक। तो वी से ये ऐसा बन गया, और अगर ऐसे कर देंगे तो ये वी बन गया, तो ये और इसके आगे लगा दिया 2011, 2011 के अंदर जीवीएन जो है इसे क्या करा गया था क्या करा गया था, फाउंडेशन, इसकी फाउंडेशन रखी गई जीवीएन की। और ये कवर करेगा किस किस को कवर करेगा, ये तो अभी हमने देखा है कि कवर करेगा किस किस को, ग्लोबल रिस्पॉन्स टू वायरल थ्रेट एंड एडवांस वायरोलॉजी रिसर्च के ऊपर ये कर रहा है फोकस, इसलिए इसको एस्टैब्लिश करा गया। उसके बाद आगे हमने बात करी कौन सा रिनाउंड वायरोलॉजिस्ट है जो कि को फाउंडर है किसका, तो गल्ला कर करके नेटवर्क बनेगा, गल्लो आ गया। नेक्स्ट हमने बोला कि वेयर विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्लोबल वायरस नेटवर्क, तो हमने जीवीएन पढ़ा। अगर वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मर से बन गया मैरीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जीवीएन फोकस करेगा किसके ऊपर, तो पता ही है हमें, वायरल डिजीज जो कि इफेक्ट कर रही है ह्यूमन को भी और साथ साथ में एनिमल्स को भी। नेक्स्ट आ जाओ, ग्लोबल वायरस नेटवर्क वर्क कर रहा है क्लोजली किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो WHO, क्योंकि सिर्फ यही नासा आपको पता है भाई स्पेस एजेंसी, तो कहने का मतलब इसके साथ थोड़ी ना करेगा, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मॉनेटरी फंड है ना, तो इसके साथ तो ये फुटबॉल का ही फेडरेशन हो गया, तो इनके साथ थोड़ी ना करेगा, तो आंसर WHO और CDC के साथ करेगा। नेक्स्ट, बॉडी टेलाहोम्सी, हमने क्या पढ़ा, बॉडी टेल करती है, बताती है कि मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर बैक्टीरिया एंटर हो गया, और बॉडी को क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। तो जब ये बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बताया, परट्यूसिस बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो पेशेंट है उसको क्या हो जाएगा, वूपिंग कफ, जो कि परट्यूसिस की तरह मिमिक करेगा। इंजेक्शन लगेगा इसके अंदर डीपीटी जो है वो 3 हमारी डिजीज जो है उनको कवर अप करेगा, डी डिप्थीरिया, P stands for pertussis, T stands for tetanus। डन, 3 बातें हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, वूपिंग कफ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसमें, और वूपिंग कफ बॉडी के कौन से ऑर्गन को इंपैक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करेगा, लंग्स को करेगा, और एंड में अगर ये जो सिचुएशन है वो संभाली ना गई, सीवियर कंडीशन हो गई, तो जो पेशेंट है उसको निमोनिया हो सकता है, और निमोनिया अगर और ज़्यादा बेकार हो गया, मतलब संभाला ही नहीं गया, कंडीशन संभाली नहीं गई, तो होगा क्या, डेथ जो है वो भी हो सकती है पेशेंट की। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सी एंटीबायोटिक हम लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो एजिथ्रोमाइसिन की हमने बात करी, हो चुका है कोई आंसर आपको, मेरे को लगता है। मीटियोर मिसाइल कैसे काम करेगी भाई, एयर टू एयर मिसाइल है, और अगर एयर टू एयर मिसाइल है तो अपने आप काम करेगी, जी नहीं, कौन गाइड करेगा इसको, रडार गाइड करेगा। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 4 मैक प्लस जाएगा, 4 मैक प्लस जाएगी इसकी स्पीड। डन, किसकी बात हो रही है, मिटियोर की बात हो रही है, और यही बात हमने करी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, नो एस्केप जोन का मतलब क्या है, कि जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम विच द टारगेट कैन नॉट अवॉइड डिस्ट्रक्शन वंस द मिसाइल इज फायर्ड। डन, तो ऐसी है, कहने का मतलब खतरनाक मिसाइल है फिर तो। टिपिकल एस्टिमेटेड स्पीड जो है तो मैक 4 और उससे ऊपर की है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, तजाकिस्तान को लेकर हमारी जो लेटेस्ट न्यूज, तजाकिस्तान के हमने जो पढ़ा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो हमने क्या बोला, नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो का, नॉर्थ का, के से किर्गिस्तान, ए से साउथ में अफगानिस्तान, वी विन यू सी, तो यू सी, U stands for उज्बेकिस्तान, C stands for चाइना, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, बात हुई है किसकी जी, बात हो रही है कि जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो किस कंट्री ने अपनी आईनी एयरबेस से हटा ली है, तो आंसर इंडिया ने हटा ली है। और इंडिया ने कब अपने पर्सोनल और अपने इक्विपमेंट जो थे उनको आईनी एयरबेस से विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, तो आंसर कब से करना शुरू कर दिया था, 2022 से। नेक्स्ट आ जाओ, आईनी एयरबेस जो है वो जो तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशान्बे, वहां से कितने किलोमीटर, तो आंसर 10 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो इट मींस अभी तक जितना हमने पढ़ा
आई थिंक सारे का सारा आपको आ चुका है ना। चलो अगले एप्लीकेशन पे आते हैं। तो एप्लीकेशन क्या कह रही है, न्यूज क्या कह रही है, द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स सक्सेसफुली कंक्लूडेड द थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक, इसको लेकर न्यूज है। अब ये पढ़ते हैं हम कि ये है क्या। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नंबर 1, डिजाइन करा गया है डिजिटाइज करने का लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी असेंबलीज। समझिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया हो रहा है आजकल। इट इज वन ऑफ द, तो इसको डिजिटलाइज करना है, डिजिटलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, इट इज वन ऑफ द 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या बातें होगी, सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नंबर 1, डिजिटलाइज करना लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी असेंबलीज। अब ऑल स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको भी डिजिटलाइज करना, यूनियन टेरिटरी की जो असेंबली होएंगी या काउंसिल होएगी उसको भी डिजिटलाइज करना, सारी की सारी उनके लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब जो उनका लीगल प्रोसेस चलता है, जिस लीगल प्रोसेस मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस जो उनका चलता है उसको डिजिटलाइज करने की बात हो रही है। एम क्या है इसका, एम होगा फंक्शनिंग ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस, ऑल स्टेट लेजिस्लेचर को पेपरलेस बनाना और इंटीग्रेट करना 37 लेजिस्लेटिव हाउस को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अंडर द विजन ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन। अब यहां से 4 बातें बेटा इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहली बात जो ये है आपका कि क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ई विधान, विधान मतलब विधि, विधि मतलब कानून, कानून की हिंदी, टिपिकल हिंदी विधि होती है, ठीक है। कानून को कानून नहीं बोलते हैं, विधि बोलते हैं। तो ई विधान एप्लीकेशन जो है इसमें 37 लेजिस्लेटिव हाउस, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे इनके लेजिस्लेटिव प्रोसेस को इकट्ठा करना और कैसा बनाना, स्टेट लेजिस्लेचर को पेपरलेस बनाना। और विजन क्या है इसका, वन नेशन वन एप्लीकेशन। और हिमाचल तो कवर कर भी चुका है इसमें। चलो, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो एक इनिशिएटिव है अंडर विच ब्रॉडर मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें पता ही है डिजिटल इंडिया ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका आंसर साथ में दे रखा है कि डिजिटल इंडिया का ये है प्लेटफॉर्म, ये बना रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, NEVA प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, तो मेन ऑब्जेक्टिव होगा बेटा इसका क्रिएट करना डिजिटल क्लासरूम्स स्कूल के अंदर, डिजिटाइज करना और लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन को पेपरलेस बनाना, प्रमोट करना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को और कंडक्ट करना ऑनलाइन इलेक्शंस को। तो हमें पता ही है ना, तो इसका आंसर ये है ना इसका आंसर ये है। तो क्या है, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी फंक्शनिंग को क्या बनाना, पेपरलेस बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेवा हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने इसे इंप्लीमेंट करा। ऑलरेडी हमने जो आर्टिकल पढ़ा उस आर्टिकल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किसने इसको इंप्लीमेंट करा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने करा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने करा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन्होंने करा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो हमें पता ही है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो पार्लियामेंट है, जिस तरह से सेंटर लेवल पर पार्लियामेंट का काम चलेगा, सेम उसी रिदम के ऊपर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर्स का काम चलेगा, है ना। तो पार्लियामेंट का मीनिंग क्या हुआ, पार्लियामेंट का मीनिंग हो गया लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट, राइट। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आ जाती है बेटा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली, ये आ जाएगी। और कहीं कहीं पे SLA अकेली नहीं है, साथ साथ में क्या है, SLC भी है। SLC मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद नेवा? कौन सी टर्म इसके साथ एसोसिएटेड है? ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट दूर दूर तक नहीं है। वन नेशन वन एप्लीकेशन पता लगी क्या हमें कि यही है। डिजिटल पार्लियामेंट प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट असेंबली सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो क्या आंसर होगा, वन नेशन वन एप्लीकेशन। ये हो गई इसकी बात। नेक्स्ट आ जाओ। द फर्स्ट स्टेट असेंबली टू बिकम कंप्लीटली पेपरलेस अंडर नेवा, कौन सी? क्या वो उत्तर प्रदेश है? अभी मेरे मुंह से भी निकला था आंसर। क्या वो हिमाचल प्रदेश है? क्या वो केरला है? या फिर वो राजस्थान है? तो फर्स्ट स्टेट असेंबली जो कि कंप्लीटली पेपरलेस है अंडर नेवा के, आंसर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नेवा डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगा एक ट्रांसपेरेंसी बाय अलाउइंग सिटीजन टू व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, क्या ये टैक्स रिकॉर्ड रखेगा पॉलिटिशियंस के? कभी लगता है आपको ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। लॉ अपने लिए बनाते हैं भाई, है ना। लॉ हमारे जैसों के लिए थोड़ी ना बनते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वेरीफाइड प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ MLAs, आपको लगता है कि ये इसमें कवर होगा? नहीं। लाइव प्रोसीडिंग्स, क्वेश्चंस, बिल्स एंड डिबेट्स, यस यही होंगे। इलेक्शन फंडिंग सोर्सेज सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो कभी भी नहीं बताएंगे। तो आंसर लाइव प्रोसीडिंग। और लाइव प्रोसीडिंग में क्या आ जाएगा बेटा? लाइव प्रोसीडिंग के अंदर लिवर प्रोसीडिंग लग रही हूं लिखने, लाइव प्रोसीडिंग्स। लाइव प्रोसीडिंग्स में कवर होगा हमारा जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा, लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आवर चलेगा वहां का, हाउस का, किस तरह से वहां का 0 आवर चल रहा है, किस तरह से वहां पे देखा जा रहा है एजेंडा ऑफ द डे, किस तरह पे से वहां पे डिफरेंट टाइप के मोशंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर किस तरह के बिल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बिल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि क्या ये बिल ऑर्डिनरी बिल होगा जो इंट्रोड्यूस हुआ है, या ये बिल मनी बिल होगा। तो 4 तरह के बिल्स हैं हमारे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, और 4th आ गए फाइनेंशियल बिल्स, राइट। आगे डिबेट मतलब जो हाउस के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है उस पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो जो डिबेट चलती है उस डिबेट का मीनिंग क्या है, अलग पेन ले लेती हूं मैं, आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। डिबेट, अब डिबेट में क्या होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पुट होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस के टाइप जो हैं उन्हें कैटेगराइज करा गया स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और थर्ड होंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और थर्ड क्या रहेंगे हमारे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, राइट। चलो नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं हम। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार, कौन सी एक्सरसाइज, पूर्वी प्रचंड प्रहार। अब नेम से क्लियर देख लो, पूर्वी मतलब दिशा बताई गई है, डायरेक्शन। उसके बाद प्रचंड मतलब जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। आगे क्या लिखी हुई है, प्रहार का मतलब है अटैक करना, है ना। अच्छा, एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार, इंडिया टू होल्ड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार इन मेचुका, जो कि है कहां पे, अरुणाचल
प्रदेश के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अब इस एक्सरसाइज के बारे में हम क्या बात लगे हैं करने, पूर्वी प्रचंड प्रहार की बात हो रही है। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, conceived as a forward-looking exercise which will validate multi-domain integration across land, air and maritime fronts. It will be held in Mechuka, अरुणाचल प्रदेश में हुई ये। एम क्या है इसका? It is aimed at enhance करना war fighting capabilities को, technological adaptation को, operational synergy among the army, navy and air force, उसको देखना। अब जो प्रीवियस एक्सरसाइज हुई वो थी पूर्वी प्रचंड प्रहार फॉलोज प्रीवियस ट्राई सर्विस ड्रिल्स। एक हो गया भाला प्रहार जो कि 2023 में हुई, पूर्वी प्रहार जो कि 2024 में हुई, राइट। अच्छा हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, पूर्वी प्रचंड प्रहार है क्या? ये पूर्वी प्रचंड प्रहार मीनिंग तो मैंने ऑलरेडी इसका बता दिया आपको, है ना। तो मीनिंग जो बताया पूर्वी प्रचंड प्रहार, अब उसी मीनिंग के बेस के ऊपर आपको इसमें से आंसर अपना निकालना है। मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, या फिर एन ऑफेंसिव ऑपरेशनल बाय द इंडियन आर्मी, या फिर ये है, या फिर अ नेवल डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल ये है, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अ जॉइंट इंडो यूएस साइबर ऑपरेशन। चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से पूर्वी प्रचंड प्रहार है क्या? तो अभी हमने जैसे देखा कि पूर्वी प्रचंड प्रहार क्या है, एक ऑफेंसिव ऑपरेशन है बाय द इंडियन आर्मी और वहीं से इसको नेम भी मिला। नेक्स्ट आ जाओ, पूर्वी प्रचंड प्रहार वॉज कंडक्टेड इन विच रीजन, किस रीजन के अंदर पूर्वी प्रचंड प्रहार कंडक्ट करा गया? वेस्टर्न सेक्टर के अंदर, ईस्टर्न सेक्टर, नदर्न सेक्टर या फिर सदर्न के अंदर, सदर्न पेनिनसुला के अंदर। वेस्टर्न सेक्टर मतलब राजस्थान साइड, या फिर ईस्टर्न सेक्टर अलोंग द चाइना बॉर्डर, या फिर नदर्न सेक्टर लद्दाख वाली साइड, या फिर सदर्न साउथ वाला जो पेनिनसुला है हमारा या वहां पे। तो बेटा नाम क्या लिखा हुआ है, हिंदी में उसको नेम दे रखा है पूर्वी, पूरब, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। तो आंसर कहां से आ गया, वही तो हो गया, ईस्टर्न सेक्टर अलोंग द चाइना बॉर्डर। डन हो गया ये आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, पूर्वी प्रचंड प्रहार इन्वॉल्व्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन, पूर्वी प्रचंड प्रहार की जो कोऑर्डिनेशन है इन बिटवीन आर्मी एंड नेवी ओनली, आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस ओनली, आर्मी एयरफोर्स एंड अदर डिफेंस एजेंसीज, या फिर आर्मी एंड फॉरेन फोर्सेस। तो क्या है पूर्वी प्रचंड प्रहार के अंदर जो इन्वॉल्व हुआ है कोऑर्डिनेशन, वो जो कोऑर्डिनेशन है वो किन किन का है? तो पता ही लग ही रहा है, आर्मी एयरफोर्स एंड अदर डिफेंस एजेंसीज, इन सब का ही कोऑर्डिनेशन है मिलजुल के। तभी तो कहते हैं कि यूनिटी रखो, और यूनिटी अगर प्रहार तो मतलब एक तरह से मतलब नाम से पता चल रहा है कि अगर प्रहार करना है तो सबको यूनाइट होके ही करना पड़ेगा डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट हमारी न्यूज है स्वीट रेवोल्यूशन को लेकर। अब स्वीट रेवोल्यूशन जो है, आपने अलग अलग रेवोल्यूशन सुन रखी होंगी, व्हाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, तो उसी तरह से है स्वीट रेवोल्यूशन। नाम से क्लियर हो रहा है, स्वीट क्रांति मतलब मीठी क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन तो मीठी चीज को लेकर है। और मीठी चीज किस चीज, कौन सी चीज की बात हो रही है, हनी की बात हो रही है। नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन का जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च करा गया था 2021 के अंदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज ड्राइविंग द एम्बिशियस स्वीट रेवोल्यूशन। अब देखते हैं ये है क्या। तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, सबसे पहले तो ये है जी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नंबर 1, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च करी गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोकस करा ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी हनी एंड अदर बी हाइव प्रोडक्ट्स। अब बाकी तो सारी बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब है, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये हनी बी से रिलेटेड है भाई। हनी बी का जो छत्ता होता है जिसमें वो जहां पे वो शहद बनाती है, उसी छत्ते को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी हाइव की, वो क्या बोलते हैं, बी हाइव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी हनी मतलब भाई बढ़िया हनी, उसकी क्वालिटी को प्रोड्यूस किया जाए।
इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल बी बोर्ड के थ्रू इसे इंप्लीमेंट करा गया। फंडिंग है इसमें 500 करोड़ फॉर 3 years 2020 से लेके 2021 तक और 22-23 एंड हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 years 2023 से लेके 2026 तक। तो 23 से लेके 26 तक इट मींस अभी भी चल रहा है ये फंडिंग इसका और नेक्स्ट ईयर भी इसको ये कवर अप करेगा। तो अब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आंसर हमें पता ही है, डेवलप करना बी कीपिंग इंडस्ट्री को और इंक्रीज करना हनी के प्रोडक्शन को। इसीलिए तो रेवोल्यूशन वर्ड दे रखा है, क्रांति वर्ड दे रखा है। डन। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन? तो अभी हमने देखा है कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। गेम ओवर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आया, बात करें अब हम नाइजीरिया है न्यूज के अंदर, तो स्वीट जो रेवोल्यूशन है उसकी बात हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट है अब हमारे पास न्यूज में नाइजीरिया। नाइजीरिया क्या है जो हमारा न्यूज के अंदर आर्टिकल दे रखा है, यूएस प्रेसिडेंट हैज ऑर्डर्ड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल मिलिट्री एक्शन इन नाइजीरिया। इसकी बात हुई है। तो अब जरा देखें, नाइजीरिया की बात कर लें हम। सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करें। इट इज अ कंट्री लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे है कंट्री, कौन सी? नाइजीरिया। इसे हम बोलते हैं जाइंट ऑफ अफ्रीका। किसे? नाइजीरिया को। बाउंड्रीज, इट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय नाइजर। तो नॉर्थ में हो गया एन से नॉर्थ, एन से नाइजर, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ चैड रिपब्लिक, वेस्ट की तरफ बेनिन, नॉर्थ में आ गया नाइजर, ईस्ट में आ गया चैड रिपब्लिक। समझ गए? तो कहने का मतलब है चैड के साथ साथ एक और जगह है कैमरून। कैमरून। डन। तो इट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय नाइजर, एन से नॉर्थ, एन से नाइजर नॉर्थ में हो गया, टू द ईस्ट बाय चैड रिपब्लिक एंड कैमरून। तो ईस्ट की तरफ है चैड रिपब्लिक और कैमरून, एंड टू द वेस्ट बाय बेनिन। तो वेस्ट की तरफ क्या है? बेनिन। अब जरा देखो, एन से नॉर्थ, नॉर्थ में हो गया नाइजर, ईस्ट वाली साइड इधर क्या है? चाइना ही है ना। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें हम तो सी से चैड और चैड के बाद क्या आ गया? कैमरून। सी से चैड, सी से कैमरून। डन। नेक्स्ट इधर वेस्ट, जो वेस्ट वाला, वेस्ट व वेस्ट, ब बी डब्ल्यू देखा जाए तो हिंदी में ब व इस तरह से चलेगा हमारा। ये सिर्फ मैं लर्न करने का तरीका, अदरवाइज अगर आपको मैप पता है ना तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। बट अलग बात है, हम यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्लैट के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैप ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपने। नेक्स्ट आ जाओ। इट ऑल्सो हैज अ कोस्ट लाइन ऑन द गल्फ ऑफ गाइनिया। इट इज ऑल्सो अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री। कैपिटल है इसकी अबूजा। अम्बुजा नहीं, अबूजा। कौन सी कैपिटल है? अबूजा। और अभी हमने तजाकिस्तान पढ़ा था, है ना। तो तजाकिस्तान की क्या? दुशान्बे। और वहां से 10 किलोमीटर दूर कौन सा एयरबेस? बताओ कौन सा एयरबेस? बताया था आंसर मैंने, है ना। बट अलग बात है, आप बेचारे लाइव नहीं है ना, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो इट मीन्स अगर रिकॉर्डेड मिलेगा तो कैसे बताएंगे? तो आंसर 10 किलोमीटर दूर कौन सा? आईनी एयरबेस, जहाँ से इंडिया ने अपना जितनी भी मिलिट्री फोर्स है उसको हटा दिया है कि भाई जो हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ। अब जरा हम बात करें, अगला न्यूज आर्टिकल है हमारा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, UCCN, मोस्ट इंपॉर्टेंट। UCCN। तो सबसे पहले तो हम इसका लोगो देखें UCCN का। अब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, इसके बाद कॉमा है, ध्यान रखना है, साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म होगी किसकी? यूनेस्को की। डन। अब क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, अब ये देखते हैं कि है क्या न्यूज। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का मीनिंग है क्या? इट वॉज क्रिएटेड इन 2004। इस नेटवर्क को 2004 में क्रिएट करा गया, प्रमोट करने के लिए कॉपरेशन अमंग सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है क्रिएटिव सिटीज, वो सिटीज जहां पे क्रिएटिविटी है, कोई स्पेशल फीचर है वहां का। जिस तरह से राजस्थान के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हैंडीक्राफ्ट बड़ा ज्यादा है उनका फेमस। उसके बाद एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, it was launched to promote UNESCO goal of cultural diversity and strengthen resilience to the threats such as climate change, rising inequality and rapid urbanization। अब एम क्या है इस नेटवर्क का? एम बेटा इस नेटवर्क का है क्रिएटिव, सोशल, इकोनॉमिक पोटेंशियल, कल्चरल इंडस्ट्रीज का उसको देखना। इंडियन सिटीज कौन कौन सी हैं जो UCCN का है पार्ट, वो इंडियन सिटीज कौन कौन सी हैं? कोझिकोडे लिटरेचर के लिए, कोझिकोडे है ना, केरला के अंदर, आपको पता ही है। ग्वालियर म्यूजिक के लिए, जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए। तो कोझिकोडे, अब देखो कैसे लर्न करेंगे। को किसको लिटरेचर आता है? किसको आता है लिटरेचर? लिटरेचर किसको आता है? जिसको लिटरेचर आता है। इट मींस लिटरेचर का मतलब क्या है भाई? लिखना है ना, कोई भी चीज को लिखना लिटरेचर है। हम कोई भी नॉवेल पढ़ रहे हैं तो मतलब वो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर। इट मींस आपको लैंग्वेज आती है तभी तो किस किस को आता है? जितने भी क्लास में बैठे हुए हैं सबको आता है। कोझिकोडे लिटरेचर। नेक्स्ट आ जाओ ग्वालियर। अब देखो ग्वालियर मतलब गवा। देखो अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में उतरोगे तो या तो गवा लोगे जिंदगी या फिर कुछ पालोगे, यही होएगा। या चल गए फिर तो बल्ले बल्ले, ना चले तो थल्ले थल्ले। ग्वालियर गवा लोगे अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में उतरोगे, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में हमेशा टॉप पे जाना होता है। डन। नेक्स्ट जयपुर, जय क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, तो हमें पता ही है यहाँ का, जयपुर का तो लर्न करने की जरूरत नहीं। वाराणसी, आंसर म्यूजिक। वाराणसी, वाराणसी सी 80 साल से म्यूजिक में वाराणसी है भाई। 80 वाराणसी 80 साल से म्यूजिक में। नेक्स्ट चेन्नई, चेन्नई म्यूजिक। चेन्नई भी किसके लिए? म्यूजिक के लिए। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए। लखनऊ अगेन गैस्ट्रोनॉमी के लिए। और श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए। तो ऑलरेडी हमें पता ही है ये तो वाराणसी, वाराणसी म्यूजिक, वाराणसी म्यूजिक, चेन्नई म्यूजिक, ग्वालियर म्यूजिक। देखो इसे ना सिंपल तरीके से आपने कैसे लर्न कर सकते हैं आप? स ब जी, स सी ब वी जी, सवजी बनाते बनाते या काटते काटते क्या सुनो? म्यूजिक। सी चेन्नई, वी से क्या था बेटा? वी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। वी से ये मैंने किसका लिख दिया? वी। एक हो गया म्यूजिक के अंदर ग्वालियर, जी से हो गया ग्वालियर। उसके बाद हाँ वी से वाराणसी, सी से चेन्नई, वी से वाराणसी, जी से ग्वालियर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आया हमारा Which Indian city was the first to join UNESCO Creative Cities Network? कौन सी सिटी फर्स्ट थी जिसने ज्वाइन करा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को? वो कौन सी थी? 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है जयपुर, द सेकेंड वाराणसी, थर्ड चेन्नई, फोर्थ मुंबई। क्या लग रहा है आंसर? क्या होगा आंसर? तो आंसर जयपुर एज अ सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। कब? 2015 के अंदर, 2015 के अंदर। विच इंडियन सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक? क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। चेन्नई को, वाराणसी को, हैदराबाद या फिर कोलकाता? तो आंसर चेन्नई को। नेक्स्ट आ जाओ
एक्सरसाइज मिलान। अब ये मिलान जो है वो है क्या? इंडिया होस्ट करेगा 3 मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स को फेब 2026 के अंदर। कहां? विशाखापट्टनम के अंदर। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, एक्सरसाइज मिलन 2026 और इंडियन ओशन नेवल सब सिंपोसियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स, इसको। तो ये 3 हो गई, डन। अब ये बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि 1995 के अंदर हुई थी स्टार्ट। इट वॉज स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली 4 कंट्रीज ने इसके अंदर स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट करा था। जब स्टार्ट हुआ था 1995 से, तब से सिर्फ 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। कौन सी? श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। कब? 1995 के अंदर। तो ये हुई हमारी मिलान एक्सरसाइज। छोटी सी न्यूज़ है, मिलान एक्सरसाइज नाम से क्लियर हो रहा है। मिलान एक्सरसाइज मतलब मिलन हो रहा है। कितनी करी जाएंगी मिलान एक्सरसाइज के अंदर? टोटल जो 2026 के अंदर होंगी 3। तो नेक्स्ट आ गया लेप्रोसी को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो क्या है? लेप्रोसी का मतलब होता है बेटा कुष्ठ रोग, कोड़ी, जिसे हम बोलते हैं कि कोड़ पड़ गया है बंदे को, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने ऑफिशियली डिक्लेयर करा है लेप्रोसी को नोटिफिएबल डिजीज। लेप्रोसी जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है ये भी, और जिसको हम नाम देते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। क्या नेम देते हैं? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। इसे हम दूसरा नेम देते हैं हैंसन डिजीज। ये अंडरलाइन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अफेक्ट करता है ये स्किन को, स्किन के ऊपर जो भी होता है। पेरिफेरल नर्व्स होती हैं हमारी, उनको इफेक्ट करता है। आईज को इफेक्ट करता है और कुछ और ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज विच स्टिल अकर्स इन मोर देन 120 कंट्रीज, 120 कंट्रीज विद अराउंड। अब देखो जो नए केस हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, आपने यहां से 4 बातें पढ़नी है। कौन सी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे नोटिफिएबल डिजीज बनाया, डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज है। थर्ड एक बैक्टीरिया से होती है। नेम क्या है इस बैक्टीरिया का? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, इस बैक्टीरिया से होगा लेप्रोसी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हैंसन डिजीज, मींस लेप्रोसी का जो अनदर नेम है वो क्या होगा? हैंसन डिजीज होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब लेप्रोसी के बाद नेक्स्ट हमारी जो लास्ट होगा आज का न्यूज आर्टिकल वो है ध्वनि मिसाइल को लेकर। इंडिया का जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब DRDO, अब उसको लेकर न्यूज है ये हमारी DRDO को। तो अब देखते हैं कि ध्वनि मिसाइल है क्या। हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडियाज डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे DRDO ने डेवलप करा है। ध्वनि इज बीइंग डेवलप्ड एज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV के थ्रू। तो ये हमारी लास्ट न्यूज ध्वनि को लेकर। तो नाम से क्लियर हो रहा है ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होता है? साउंड, बहुत ज्यादा साउंड, ठीक है। तो वहीं से कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। सोनिक वर्ड अपने आप में साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइपरसोनिक कौन सी मिसाइल? ध्वनि मिसाइल, और डेवलप करी गई है एज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के थ्रू। डन। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो आज का टॉपिक था हमारा वो हुआ कंप्लीट। इस पूरे सेक्शन के अंदर जो हमारा ये आज वाला सेक्शन हमने चलाया है, इस सेक्शन में हमने 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक का इस पूरे सेक्शन में मैं सेक्शन बोल रही हूँ, मैं सेशन नहीं बोल रही हूँ। पूरा सेक्शन एक वीक का, मतलब 28 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक की ये कवर करी गई है इसमें सारी न्यूज़। तो आई थिंक जो आज वाला सेशन है वो आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन के अंदर हम पूरा जो 1 ईयर का करंट अफेयर है उसको हम पढ़ेंगे, और वो होगी एक महामैराथन। तो तैयार रहना है आपको अगली क्लास के लिए, जो कि होने जा रही है एक महामैराथन, और लाइव होएगी वो महामैराथन। और अपनी कॉपी पेन लेके बैठना है, फ्रूट्स अपने लेके बैठना है, खा के बैठना है, कॉफ़ी चाय ये वो सब पहले अरेंज करके रखना है, ठीक है। चलो गुड बाय, रखें अपना ध्यान, मिलते हैं अगले सेक्शन के अंदर, जो कि अगला सेशन हमारा महामैराथन का होगा। गुड बाय, राधे राधे।